हेलो स्टूडेंट्स, ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है छाया और मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस चैनल पर पढ़ाती हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने जो चैप्टर शुरू किया था वो था आपका क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्शियसनेस, गुणवत्ता अवधारणा एवं चेतना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गुणवत्ता क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्यों आवश्यक है, आपकी सक्सेस के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना क्यों आवश्यक है, क्वालिटी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। क्वालिटी की अलग अलग डेफिनेशन दी थी अलग अलग इंजीनियर्स ने, क्वालिटी इंजीनियर्स ने, जिसमें आपके एडवर्ड डेमिंग और आपके JM जूरन, ये आपके क्वालिटी इंजीनियर्स, इन्होंने अपनी अलग अलग आपकी गुणवत्ता की क्वालिटी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर आपने पढ़ा था कि क्वालिटी की कौन कौन से डायमेंशंस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ISO ने जो आपकी क्वालिटी की डेफिनेशन दी है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, आपकी पेपर में पूछ लेते हैं कि ISO के अनुसार बताइए क्वालिटी की डेफिनेशन क्या होगी। तो क्वालिटी की डेफिनेशन आपने ISO के अनुसार क्या, P/E, ये क्वालिटी की डेफिनेशन थी कि क्वालिटी बराबर परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है, उम्मीद क्या है हमें और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो E फॉर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और P फॉर परफॉर्मेंस। तो प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है और उसके कंपैरिजन में वो आपको क्या परफॉर्मेंस उसकी क्या आपको देखने मिल रही है। ठीक है, तो आज लास्ट में आपने मैंने 7 क्वालिटी टूल्स बताया था। क्वालिटी कंट्रोल मेथड में मैंने बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल किन किन चीज़ों से की जा सकती है। तो चूँकि क्वालिटी बहुत आवश्यक है और आपको आवश्यकता है कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्वालिटी फुल होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल के कौन कौन से मेथड हैं, वो आपके क्वालिटी कंट्रोल के यहाँ पे 7 मेथड दिए गए हैं, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स जिन्हें कहते हैं, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला आपका हो गया चेक शीट, दूसरा हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, स्ट्रेटिफिकेशन और कंट्रोल चार्ट। ये आपके 7 क्वालिटी टूल्स हैं जो क्वालिटी को मेंटेन रखने में, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो आवश्यक होते हैं। ठीक है, जिसके सहायता से आप अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो आ जाते हैं हम चेक शीट पे कि चेक शीट क्या होता है। चेक शीट जो है आपकी एक तरीके से ब्लैंक पेपर समझो आप। ठीक है, उस ब्लैंक पेपर को आप अपने तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। चेक शीट का मतलब है ये आपका चेक शीट का एक पेपर होता है जिसमें आपने इस तरीके से कॉलम्स और रोज बना रखी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन नेम्स लिखते हैं, क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है, और डे 1 डे 2 करके इस तरीके से करके लिख देते हैं हफ्ते के 7 दिन। और फिर एक दिन में आपने क्या, ये आप प्रोडक्शन लाइन पे गए तो ये चीज़, इस चीज़ को आपने चेक किया, ये ओके है तो ओके पे टिक कर दिया, नॉट ओके है तो नॉट ओके पे टिक कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे ही दूसरी चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है तो ऑब्जर्वेशन आप इस चीज़ का देखेंगे, तो अगर ओके है तो ओके पे टिक कर देंगे, नॉट ओके है तो नॉट ओके पे टिक कर देंगे। इस तरीके की एक शीट होती है। ठीक है, जिसको आप चेक शीट कहते हो। अच्छा, चेक शीट आप भरते कैसे हो, ये चेक शीट आप फिल कैसे करते हो। चेक शीट आप रियल टाइम रियल लोकेशन डेटा को यहाँ से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चेक शीट से रियल टाइम रियल लोकेशन डेटा को आप चेक शीट पे, चेक शीट के सहायता से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो आप ये मान लीजिए कि कहीं आप किसी कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर हैं। ठीक है, सपोज कि आप किसी कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर हैं और आप वहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं, तो आप गए प्रोडक्शन लाइन पे, आपने देखा रियल टाइम पे, उस रियल टाइम पे आप रियल लोकेशन पे जाकर और पता करेंगे कि अच्छा जो भी चीज़ें आपको, जिन चीज़ों की भी क्वालिटी चेक करनी होती है, ठीक है, जो भी आपका काम है उसको आप एक शीट लेके जाते हैं और उसको चेक करते हैं। ठीक है, रियल टाइम रियल लोकेशन पर जाके। तो आपका ITI में जो पेपर आता है उसमें पूछ लेते हैं कि बताइए चेक कौन सा
इनमें से कौन सा रियल टाइम रियल लोकेशन से जाके डेटा कलेक्ट होता है, तो वो चेक शीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चेक शीट में क्या करते हैं, रियल टाइम रियल लोकेशन डेटा को आप कलेक्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, आप लोग चाहो तो लिख लो कि चेक शीट का उपयोग रियल टाइम रियल लोकेशन से डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, ब्लैंक फॉर्म होता है जिसे डेटा कलेक्ट करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। ओके, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये डेटा कैसा हो सकता है, तो ये डेटा जो है ना आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब ये डेटा जो है आपका, आप की क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसे न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमेरिकल डेटा भी आपका हो सकता है। ठीक है, और क्वालिटी डेटा भी हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है आपका, और ये क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है। जैसे क्वांटिटेटिव में मान लो कि आपको किसी मशीन की स्पीड डेली चेक करनी है। ठीक है, सपोज कि आप किसी कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर हैं और आपको मशीनों की स्पीड डेली चेक करनी है, तो आपके प्लांट में कई सारी मशीनें लगा रखी हैं। ठीक है, तो आप जाके चेक करते हो, आप पहले क्या ऑब्जर्वेशन टेबल पर मशीन का नाम लिखोगे। ठीक है, कि मशीन नंबर 1 2 3 इस तरीके से करके आपने नाम लिख लिया। ओके, और फिर आप क्या करते हो, ये मान लो कि मशीन नंबर ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, इस तरीके से करके आपने लिख लिया। और अब आपको क्या करना है कि इसकी स्पीड चेक करनी है। तो स्पीड चेक करने के लिए क्या आपके पास एक तो होगा स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड उसकी स्पीड लिख रखी होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्पीड आपकी इस तरीके से लिख रखी होगी, और जो आप मेजर कर रहे हो वो रियल स्पीड यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे आपके और बॉक्स बने हुए होंगे और आपके रो और कॉलम बने हुए होंगे, इससे भी लिखा होगा ओके नॉट ओके। ठीक है, यहाँ पे स्पीड मान लो आपकी जो भी लिख रखी होगी उसमें प्लस माइनस करके वेरिएशन के इतने से इतने तक की अगर वेरी कर रहा है आपकी स्पीड तब सही है, लेकिन इससे कम जा रहा है या इससे ज़्यादा जा रहा है तो मशीन क्या है आपकी नॉट ओके, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाली मशीन पे आ जाते हो। नेक्स्ट मशीन पे क्या है, नेक्स्ट मशीन की भी स्पीड आपको दे रखी है, रियल स्पीड जो आपकी स्टैंडर्ड स्पीड है कि इतने स्पीड पे आपकी मशीन काम करनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्पीड आपकी दे रखी है और उसमें फ्लक्चुएशन भी बता दिया है कि इतने से इतने तक का आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है। मान लो कि इसमें हम मान लेते हैं 1500 आरपीएम है, सपोज इसकी जो स्पीड है 1500 आरपीएम है, उसमें प्लस माइनस 10% करके लिख रखा होगा। ठीक है, तो 10 इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो 1500 हो सकती है, या 1500 का 10% कितना हो गया 150, इसमें से 150 घटा दो उतनी भी सही है, 150 प्लस कर दो वो भी सही है। लेकिन अगर उस डेटा के बीच में आपकी वैल्यू नहीं है ना, मतलब 1500 में से आप क्या कर सकते हो 150 प्लस कर सकते हो और 1500 में से 150 माइनस कर सकते हो। अगर जो भी आपकी वैल्यू आएगी, अगर इतनी आपकी स्पीड नहीं है तो इसका मतलब आपकी मशीन में कोई खराबी है, तो इसका मतलब आप कहाँ नॉट ओके पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका डेटा अगर आपका ये जो रियल टाइम आप मेजरमेंट कर रहे हैं, रियल टाइम में जो इसकी स्पीड आ रही है वो इसके बीच में है तो मशीन पे ओके, तो इस वाली चेक शीट पे आप ओके टिक कर देते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं, चेक शीट को भरते हैं। ठीक है, तो चेक शीट आपकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, कोई क्वालिटेटिव वैल्यू भी हो सकती है। क्वालिटी का मतलब कि जैसे सपोज कि आप किसी कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर हैं, फिर से वही बात, और आपको क्या करना है कि आपको पैकेजिंग चेक करनी है कि कोई पैकेट फटा हुआ तो नहीं है, जो भी मतलब आपको पैकेजिंग में लगा रखा है कि पैकेजिंग कोई गलत पैकेजिंग तो नहीं है या पैकेजिंग जो है ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर उसके लिए आप चेक लिस्ट बनाओगे तो वो क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव में आ जाएगा। अगर आप जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा लिखते हो वो आपकी क्वांटिटेटिव चेक शीट हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से करके हम ये चेक शीट आपकी जो है भरते हैं, और चेक शीट के भी कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, चेक शीट जो है आपकी लगभग 5 तरीके की होती है, तो वो आपसे आईटीआई में पूछेंगे तो है नहीं कि चेक शीट कितने प्रकार की होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए 7 क्वालिटी टूल्स में
जो आपका चेक शीट है वो आता है। एक टूल आपका 7 क्वालिटी टूल्स में चेक शीट हो गया, दूसरा हिस्टोग्राम हो गया, तीसरा पैरेटो चार्ट हो गया और चौथा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हो गया। इस तरीके से ये सातों याद होने चाहिए और बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपसे क्वेश्चन पूछते नहीं है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ कि चेक शीट के कितने प्रकार होते हैं। चेक शीट यहाँ पे बेसिकली आपके 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो एट्रीब्यूट चेक शीट होती है आपकी, ठीक है, और एक आपकी वेरिएबल चेक शीट होती है, एक लोकेशन चेक शीट होती है, एक डिफेक्ट कॉज चेक शीट होती है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ उसको बोर्ड पे। एट्रीब्यूट चेक शीट, एट्रीब्यूट इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपके रो और कॉलम बने हुए होंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इस तरीके से करके यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा होगा, यहाँ पे डे 1 डे 2 करके इस तरीके से लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा ओके और नॉट ओके वाली चीज़, ठीक है। ओके और नॉट ओके वो आपको चेक करना है, या गुड और बैड, या फिर गुड और बैड कह सकते हैं, या ओके है कोई भी चीज़ या नॉट ओके है। इस तरीके से इसको भरते हैं आप एट्रीब्यूट चेक शीट को, ओके। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट आपकी आ जाती है वेरिएबल चेक शीट, ठीक है। वेरिएबल चेक शीट, तो वेरिएबल चेक शीट में क्या होता है, इसमें भी हम उसी तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें किस चीज़ का चेक शीट, किस चीज़ को चेक करना है, तो उस हिसाब से हम क्या बनाते हैं, शीट बनाते हैं और उसमें हम ऑब्जर्वेशन के लिए टेबल बना लेंगे, ठीक है। और उसमें जो डेटा होगा आपको वेरिएबल होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था स्पीड वाला, तो स्पीड क्या वेरिएबल डेटा में आ जाएगी, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि सारी मशीनों की स्पीड जो है सेम ही रहे, या से मतलब कुछ मशीनें ऐसा भी तो हो सकती थोड़ा तेज चल रही हो या थोड़ी धीमे चल रही हो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा वेरिएबल, उस प्रकार का डेटा जो है आप वेरिएबल चेक शीट में भरोगे, ओके। फिर आपका नेक्स्ट टाइप आ जाता है लोकेशन चेक शीट। लोकेशन चेक शीट का सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि आप क्या करो, आपको काम कोई दे दिया गया है कि आप वर्कशॉप में जाके क्या करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे। तो वर्कशॉप में अगर पूरी ITI की, मान लो कोई पूरा ITI कॉलेज है, उसकी हम क्वालिटी चेक करने को आपको दे दे, तो आप क्या करेंगे, वर्कशॉप में जाएंगे। वर्कशॉप एक क्या है आपकी लोकेशन है, तो वर्कशॉप में जाकर चेक करेंगे कि सारी चीज़ें जो है मैंने इस तरीके से रखी हैं कि नहीं रखी हैं, अगर रखी हैं तो ओके, नहीं रखी है तो नॉट ओके, ठीक है। फिर दूसरा आपका कंप्यूटर लैब हो गई, मान लो कंप्यूटर लैब भी क्या है, एक लोकेशन है, तो जाके यहाँ पे आपने चेक कर लिया, ओके। फिर ऐसे ही आपके क्लासरूम हो गए, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगी, ये लोकेशन हो गई। ये तो हो गई आपके ITI के संबंध में, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ तो। अगर मैं कहूँ ITI की नहीं, यहाँ पे बात एक बड़ी मशीन की कर ली जाए, ठीक है। बड़ी मशीन मतलब कि ऐसे समझ लेते हैं हम, लैथ मशीन की बात कर लेते हैं। तो लैथ मशीन के अलग अलग पार्ट होते हैं भाई, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, एक आपके पास लैथ मशीन का क्या होगा, इस तरीके से करके कोई भी डायग्राम होगा। फिलहाल ये लैथ मशीन का डायग्राम नहीं है, सिंपल मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ये मान लो लैथ मशीन का आपका डायग्राम होगा, इसमें दिखाया गया होगा कि ये लोकेशन जो है इसमें खराबी आ सकती है, इसको चेक करना है आपको डेली बेसिस पे। और ये एक लोकेशन है मशीन में, ये जगह है, इसको चेक करना है आपको डेली, ठीक है। और ये एक लोकेशन है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के दे रखा होगा, इधर आपके पास टेबल दे रखी होगी, उस टेबल पे आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। डेटा को लिखना है और क्या करना है, ओके और नॉट ओके का सिंबल बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लोकेशन चेक शीट आपकी होती है। तो 3rd नंबर पे क्या आपकी होगी, लोकेशन चेक शीट। फिर आपकी 4th नंबर पे आ जाती है डिफेक्ट कॉज चेक शीट, ठीक है। 4th नंबर पे आपकी डिफेक्ट कॉज चेक शीट। अब ये चेक शीट क्या है कि आपके जो भी कंपनी में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें जो डिफेक्ट आ रहा है उसका कारण क्या है,
किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ रहा है, उसका कुछ कारण होगा ना, तो वो कारण पता करने के लिए आपने ये चेक शीट बनाई, तो उसको हम डिफेक्ट कॉज चेक शीट कह देते हैं। ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट, मान लो आप कुछ बना रहे हैं, आपने कोई टूल बनाया है, या आप मान लो नट बोल्ट बना रहे हैं, तो उसमें कोई बेंट आ जाता है, मुड़ जाती है स्क्रू या नट बोल्ट में से कुछ भी, तो आप उसको क्या करोगे कि डिफेक्ट आ रहा है भाई, स्क्रू बनाते टाइम मुड़ जा रहा है, ठीक, तो वो क्यों आ रहा है, उसका कॉज। ठीक है, तो वो भी आप चेक शीट के थ्रू बना सकते हो। फिर आपका आ जाता है लास्ट चेक कंफर्मेशन शीट, चेक शीट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, चेक कंफर्मेशन चेक शीट में चेक जैसे सपोज कि आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो डिलीवरी का ले लो आप। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो वो टाइम पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है, उसके पेमेंट टाइम पे आई है कि नहीं आई है, तो वो क्या है, आप एक तरीके से कंफर्मेशन कर रहे हैं ना उस चीज़ में, तो वो आपकी कंफर्मेशन चेक शीट में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, और अभी मैंने बताया आपको कि चेक शीट आप कैसे बनाते हो। चेक शीट आपकी रियल टाइम रियल लोकेशन डेटा को आप कलेक्ट करते हो एक पेज पे, वही आपकी चेक शीट है। ओके, रियल टाइम रियल लोकेशन डेटा को आप पेपर पे क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, उसको आप क्या कहेंगे, चेक शीट कहेंगे। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम देखिए, हिस्टोग्राम जो है ना आपका बार ग्राफ की तरह होता है। ठीक है, जैसे आपका बार ग्राफ अभी तक आपने जो पिछली बचपन में जो आप मतलब अभी 8th 10th क्लास तक जो आप सीखते चले आए हैं, बार ग्राफ आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा कि ये जो है आपका इस तरीके से करके ये बार ग्राफ है। ठीक है, हिस्टोग्राम भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन उसमें जैसे बार ग्राफ के बीच में क्या है, ये गैप दे रखा है ना, तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। ठीक है, और हिस्टोग्राम क्या करता है कि एक तरीके से आपका डेटा एनालाइजिंग के लिए हिस्टोग्राम आपका सबसे बेस्ट मेथड है। मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कुछ बच्चे हैं, वो आपका किसी पार्क में घूमने गए। ठीक है, अब हमें डेटा बनाना है कि कितने बच्चे पार्क में घूमने गए और वो किस किस एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कह दिया, ये जो है ये आपकी वाई एक्सेस होती है और ये आपकी एक्स एक्सेस होती है। ठीक, अब आपने क्या किया कि जो बच्चों की संख्या है वो आपने वाई एक्सेस पे बता दी। ओके, और जो एज ग्रुप है वो आपने एक्स एक्सेस पे बता दिया सपोज। ठीक, तो मैंने कहा कि जो 3 साल से 5 साल के बीच के बच्चे हैं, वो 3 साल से 5 साल तक के बच्चे जो हैं पार्क में कितने घूमने आए हैं, तो आप क्या कह दोगे, मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 करके ऐसे मार्किंग कर रखी है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने कहा कि 3 से 5 साल तक के कितने बच्चे पार्क में घूमने आए, तो वो मेरे पास जो चेक शीट से या किसी भी तरीके से जो डेटा इकट्ठा है उसका हम बार ग्राफ हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो 10 आपका क्या हो जाएगा कि 10 बच्चे आपके यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, और 10 बच्चे कितने, 3 से 5 साल के बीच तक के। ठीक है, फिर मैंने कहा कि बताइए इस पार्क में 5 से 7 साल तक के बच्चे कितने बच्चे आ रहे हैं घूमने, तो आपने कह दिया कि जो है 15 बच्चे जो हैं 5 से 7 साल के बीच के हैं जो पार्क में घूमने आए। तो आप क्या करोगे, बार ग्राफ क्या करते थे, अलग यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते थे, यहाँ पे आप जहाँ पे छोड़ रहे हो उसको वहीं से। ठीक है, अब ये 15 का यहाँ कहीं आएगा ना 15, तो आपने 15 स्टूडेंट जो हैं 15 जो बच्चे हैं वो आपके पार्क में घूमने आए हैं, कितने से कितने एज ग्रुप के हैं, 5 से 7 एज ग्रुप के हैं। फिर मैंने कह दिया, मैंने पूछा आपसे कि बताइए कि 7 से 9 साल तक के बच्चे कितने बच्चे आपके पार्क में घूमने आए, तो आपने कह दिया जी 30, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। फिर आगे अगर इसी तरीके से बढ़ाए हम 11, 12, 13, इस तरीके से आगे मैं बढ़ाऊं और मैं कहूं कि बताइए कि 9 से 11 तक की एज ग्रुप के बच्चे कितने पार्क में घूमने आए, तो आपने कह दिया कि 11 बच्चे घूमने आए, तो आप क्या करेंगे 11 यहाँ कहीं पड़ेगा ना, तो 10 से 11 साल 10 से 9 साल 10 से 11 साल तक का बोला था, तो 10 से 11 साल तक के बच्चे जो हैं कितने 11 बच्चे जो हैं आपके पार्क में घूमने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये उन बच्चों का चार्ट हो गया और इसको आप क्या कहेंगे हिस्टोग्राम कहेंगे। और देखो 2 बार के बीच में कोई गैप नहीं है, ये 2 बार हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये 2 बार हैं इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं बनाया, ठीक है, टेबल के फॉर्म में नहीं बनाया, ग्राफ के फॉर्म में बनाया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया इजी हो गया, हम इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैंने रैंडमली पूछ लिया आपसे कि बताइए 7 से 9 एज ग्रुप के 7 से 9 साल तक के बच्चे कितने आ रहे हैं आपके पार्क में घूमने, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि जी यहाँ से आपने देखा 30 बच्चे आ रहे हैं आपके पार्क में घूमने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका हिस्टोग्राम होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो मैंने अभी नहीं बताई, अच्छा 0 से 3 साल तक का बच्चा कोई भी घूमने नहीं आ रहा है पार्क में, ठीक है, तो 0 से 3 साल तक का हमारे पास डेटा नहीं है, 0 से 3 साल तक का हमारे पास डेटा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ हिस्टोग्राम में ये चीज़ होती है कि इसको हम यहाँ से यहाँ तिरछी लाइन तक दिखा देते हैं। तो इस तिरछी लाइन का मतलब ये होता है कि इससे इतने से इतने के बीच में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल था उसका हमने ग्राफ हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये आपका हिस्टोग्राम हो जाता है, ओके। अच्छा इसको आप ये भी लिख लो कि ये जो वाई एक्सिस पे होता है ना, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, फ्रीक्वेंसी, चलो ये छोड़ो, बस आप इतना नोट कर लो। फिर आगे हम देखेंगे कि पैरेटो चार्ट क्या है। अब देखिए पैरेटो चार्ट क्या होता है। पैरेटो चार्ट एक आपके क्वालिटी इंजीनियर थे वेल पैरेटो, उन्होंने दिया था, ठीक है। उन्होंने उन्होंने मतलब ये बताया था, उन्होंने एनालिसिस की थी कि जो 20% जो 80% समस्याएं हैं वो 20% समस्याओं की वजह से ही आती हैं, ठीक है। अगर वो 20% समस्याओं पे अगर हम फोकस करके उनको कम कर दें तो वो 80% जो समस्या आ रही है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। ये कौन थे, एक विल फेरेडो करके नाम था इनका, एक विल फेरेडो, पैरेटो, बिल पैरेटो करके एक व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपकी लाइफ में आने वाली 80% जो समस्याएं हैं उनका कारण 20% समस्याएं ही हैं। अगर आप इन 20% समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे तो 80% जो आपकी समस्याएं आ रही है वो ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने ही फिर ये आपका सिद्धांत दिया था जो हर जगह काम करता है, क्वालिटी में भी हर जगह काम करता है। उन्होंने ये कहा था कि जो 20% धन है ना वो दुनिया के जो दुनिया का सबसे ज़्यादा उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में पैरेटो चार्ट, विल पैरेटो नामक अर्थशास्त्री थे, ये इटालियन अर्थशास्त्री, इन्होंने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो दुनिया में जो धन है ना वो इक्वली सबके पास डिवाइडेड नहीं है, मतलब सबके पास समान धन नहीं है। दुनिया में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे दुनिया का 80% धन है। तो उन्होंने ये बात कही थी। अब यही जो रेशियो है सब जगह क्वालिटी में भी काम आने लगा, ठीक है। उन्होंने ये जो अपना सिद्धांत दिया था ये सब जगह काम आने लगा कि हमें पता है भाई जो 20% समस्याएं रहती है आपके जीवन में वही आपकी 80% समस्याएं खड़ी कर देती है। अगर आपको ये समस्याओं से डील करना है, समस्याओं को ख़त्म करना है, तो आपको इन 20% समस्याओं को फाइंड आउट करके इन्हें किल करना पड़ेगा पहले, तो 80% समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनाया उन्होंने। ये मैंने कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, मान लो
उसमें जो परेशानियाँ आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्वालिटी इश्यूज़, वो क्या, मान लो कुछ मुड़ रहा है, कहीं से कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मोड़ आ जा रहा है, उसमें बेंट आ जा रहा है, ठीक है, कोई साइड कट किसी में लग जा रहा है, किसी में पॉलिशिंग सही नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए हैं, क्वालिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको हमने जब एक ग्राफ में डिज़ाइन किया तो इस तरीके से हमने ये बार बना दिए, ठीक है। और हिस्टोग्राम में क्या होता था भाई, हिस्टोग्राम में आपका जो भी आपके बार बन रहे थे ना, वो किसी भी ऑर्डर में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कभी भी बार कोई सा भी छोटा या बड़ा बन सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बार बने हैं ना आपके, वो कैसे बने हैं, डिसअसेंडिंग ऑर्डर में बने हैं, अवरोही क्रम में बने हैं, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इस तरीके से करके बने हुए हैं। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि देखो आपने यहाँ पर एक बार वाई एक्सेस आपने ये बना रखी है, एक वाई एक्सेस ये बना रखी है, यहाँ पे आपने लिख रखा है 0%, 10%, 20%, ये वो डिफेक्ट हैं जो आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, ठीक है। ये साइड, ये बेंट हो गया, साइड कट हो गया, पॉलिशिंग हो गई। अब आपने क्या किया कि आपने देखा ये एक लाइन जो है डॉटेड लाइन, ये आपने ड्रॉ की। अब आप देख रहे हैं कि 80% कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है आपका। तो मतलब क्या करना है आपको, अटैक जो आपको 20% समस्याओं की वजह से जो आपकी 80% समस्याएं क्रिएट हो रही थी, वो मिल गया आपको भाग, कि भाई ये है वो 20% हिस्सा, ठीक है ना भाई, कि ये आपका वो 20% हिस्सा है। अगर हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लें कि हमारे प्रोडक्ट में बेंट ना आए, साइड कट ना आए, पॉलिशिंग सही हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 80% समस्याएं यहीं पे सुलझ जाएंगी, ठीक है। तो यही आपका बिल पेरेटो का पेरेटो चार्ट, ओके। यहाँ पे देखो 80% समस्याएं जो हैं वो इन 20% समस्याओं की वजह से ही आ रही थी। तो इन 20% समस्याओं पे अब हमें अटैक करना है, ठीक है। ये 20% समस्याएं अगर हमारी रिमूव हो जाएंगी तो 80% समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। मतलब जो क्वालिटी में इशू आ रहा था ना 80%, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट आपका, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम पे। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, अब ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है, कारण एवं प्रभाव डायग्राम। इसको इशिकावा नाम के, कोरो इशिकावा नाम के एक जापान के एक क्वालिटी इंजीनियर थे, उन्होंने दिया है, ठीक है। तो इसको हम इशिकावा डायग्राम भी कह देते हैं। इसका नाम क्या है, हम इशिकावा डायग्राम भी इसको बोल सकते हैं, या आपके में लिखा भी आ सकता है, ठीक है। और या फिर इसको हम फिश बोन डायग्राम भी कह सकते हैं, ओके। मैं नीचे लिख देती हूँ इसको, या फिर इसको हम फिश बोन डायग्राम भी कह सकते हैं। अब इसके इतने सारे नाम कैसे, इसका जो मेन नाम है, रियल नाम है, वो तो यही है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है, कारण और प्रभाव डायग्राम। क्योंकि इसको कोरो इशिकावा नामक व्यक्ति ने दिया था, तो इसलिए उनके नाम से इसको कह देते हैं इशिकावा डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। और ये जो डायग्राम बनाते हैं ना, वो मछली की आकृति के समान दिखता है, ठीक है, मछली की आकृति के समान दिखता है, इसलिए आप इसको फिश बोन डायग्राम भी कह देते हैं, ओके। तो अभी आप देखेंगे कैसे फिश बोन डायग्राम को बनाया जाता है। देखिए ये आपका फिश बोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम। देखिए इसको कॉज एंड इफेक्ट क्यों कहा जाता है, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई वस्तु आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या किसी भी जो प्रोसेस में आप पता लगाना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस की क्वालिटी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है, तो इसका क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि भाई डैमेज आ रहा होगा प्रोडक्ट आपका, ठीक है। तो या मान लो कि कोई भी काम खराब हो रहा है, या ऐसे मान लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट का मैंने ये फिश बोन डायग्राम बनाया है, तो रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, इफेक्ट क्या हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं आपका। तो रोड एक्सीडेंट होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो रोड एक्सीडेंट के कारण आपके क्या क्या हो सकते हैं, वहाँ पे आप मेन कारण लिखोगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या है, किसी कंपनी का ही है कि कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना, वो डिफेक्टफुल है, तो उसके क्या कारण है कि वो डिफेक्ट उसमें आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, मेन कारण आपका इक्विपमेंट वाली प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इक्विपमेंट सही नहीं हो सकता है
प्रोसेस से आपका मटेरियल तैयार किया जा रहा है वो प्रोसेस सही नहीं हो सकता है जो आपके यहाँ काम कर रहे हों व्यक्ति वो पीपल उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है कि उसके लिए मटेरियल अच्छा ना हो सकता है कि इन्वायरमेंट अच्छा ना हो या मैनेजमेंट अच्छा ना हो। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, इतने सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये ठीक है ये जो है इस तरीके से ये इतने सब क्या हो सकते हैं, ये भाई कारण हो सकते हैं। अब इसमें प्राइमरी कॉज कौन सा होता है, जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, ये आपकी प्राइमरी कॉज होती है। क्या होती है, प्राइमरी कॉज, प्राइमरी कॉज। ओके, और ये जो है आपकी इसके ऊपर ये छोटी लाइन जा रही है, ये आपकी सेकेंडरी कॉज हो जाती है, सेकेंडरी कारण है आपका। ठीक है, तो मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, पीपल जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आई है ये मैनेजमेंट की वजह से हो सकती है, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें से जो मेजर कारण है वो आपको पता लग जाएगा कि इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसी चीज़ पे आप क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिश बोन डायग्राम आपका फिश की आकृति जैसा देखिए दिख रहा है, इसलिए आपको फिश बोन डायग्राम भी ये आप बोल देते हैं, और क्योंकि ये इशिकावा ने दिया है तो ये इसको आप इशिकावा डायग्राम भी बोल देते हैं, या फिर इसका एक नाम तो है ही आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या कारण और प्रभाव डायग्राम। नेक्स्ट आपका है स्कैटर डायग्राम, नेक्स्ट आपका स्कैटर डायग्राम, फिर स्ट्रेटिफिकेशन, फिर आपका कंट्रोल चार्ट। देखिए इसमें क्या होता है, स्कैटर डायग्राम में दो चीज़ों के बीच में, दो फैक्टर्स के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, स्कैटर डायग्राम से। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि चीज़ों को हम ग्रुप में एक तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, तो वो आप स्ट्रेटिफिकेशन करके कर देते हैं। कंट्रोल चार्ट क्या होता है, देखिए कंट्रोल चार्ट भी आपका एक तरीके से ऐसे करके लाइन करके होता है, लाइन में बनाया जाता है। ठीक है, मान लिया कि आपकी जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चलनी चाहिए, मतलब इन दो ये जो डॉटेड लाइंस है ना इनके बीच में प्रोसेस चलनी चाहिए, इसके बीच कहीं पे भी इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जहां पर भी ये इस लाइन से बाहर चली गई, इसका मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे आ रही है मेन प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका कंट्रोल चार्ट हो गया। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि 7 क्वालिटी टूल्स वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से, जिनकी सहायता से आप क्या करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपनी कंपनी में चेक करते हो ये सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से, जैसे चेक शीट के माध्यम से या हिस्टोग्राम के माध्यम से या पैरेटो चार्ट के माध्यम से आप फेलियर का कारण पता लगाने की कोशिश करते हो ना, ठीक है, तो आपकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी कि आपका प्रोडक्ट किस वजह से, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किस वजह से गिर रही है। तो अगर वो कारण आपको पता चल जाएंगे तभी तो आप उस क्वालिटी को सुधार पाओगे। ठीक है, तभी तो उन चीज़ों को आप दूर कर पाओगे, उन प्रॉब्लम्स को, और इसीलिए आप क्या करते हैं 7 क्वालिटी टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।